हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों का स्टडी जो है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए सिलेबस के लिए पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। खुद से भी आप लोग जो है सेल्फ स्टडी कर ही रहे हैं। जो भी डाउट होगा वो डाउट जो है आप ग्रुप के इनसाइड में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, ना सिर्फ हम लोगों के लिए, बाकी अदर पर्सन्स के लिए भी। क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या है, कोरोना से जो है कोरोना के क्राइसिस से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को जो है सेफ रखिए, अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है गवर्नमेंट ने जो रूल्स दिए हुए हैं, ये गाइडलाइंस दी हैं, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, तो जितने भी मेरे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उन सबको रमज़ान माह की हार्दिक शुभकामनाएं। और इफ्तार के टाइम पर या सहरी के टाइम पर क्या करना है, आप लोगों को अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो करना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग ये जो मंथ होता है, इसमें क्या होता है, सहरी हो गया या इफ्तार हो गया, तो उसमें क्या होता है कि सारे लोग ग्रुप में जो है सहरी करना पसंद करते हैं। लेकिन अभी क्या है, पूरा कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, इसलिए क्या है कि आप लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक है, आप अपने आप को अगर सेफ रखेंगे तो दूसरे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना का कोई भी जो है अभी तक ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं आया है। तो अभी सबसे उसका एक बेटर जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट क्या है, आपका सोशल डिस्टेंसिंग ही है। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अपने आप को जो है प्रिवेंट रखिए, ताकि जो कोरोना का इन्फेक्शन है, जो वायरस है, वो आपकी बॉडी में एंटर ना हो सके। चलिए, तो लास्ट क्लास की हम लोग बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ बोन का डिस्कशन किया था, कार्टिलेज का डिस्कशन किया था। तो हमारा जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है वो स्पेशल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स स्पेशल फॉर्म में प्रेजेंट है, इट मीन्स या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। तो सॉलिड की हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, तो सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, तो सॉलिड मैट्रिक्स क्या होता है, सॉलिड प्रेजेंट होता है किसकी वजह से, या तो इनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा है या ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो वहां पर आपके टू टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है, एक होता है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज। तो वो हम लोगों ने डिटेल में अच्छे से स्टडी कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे अनदर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, एंड दैट्स वन इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, एंड दैट इज द ब्लड। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ब्लड की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, so today we will be discuss the special connective tissue, and that's one is blood. Okay, so that's one is blood. Now the first one is the blood. ब्लड की अगर हम बात करेंगे, तो हमारी बॉडी की अगर हम बात करते हैं, तो ब्लड क्या है, हमारी बॉडी का सर्कुलेटिंग मटेरियल है। क्या मटेरियल है, सर्कुलेटिंग मटेरियल है, या फिर आप बोल सकते हो सर्कुलेटिंग मीडियम है। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को सर्कुलेशन पढ़ाया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, जब एनिमल किंगडम की हम लोग बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था, सर्कुलेशन बताया था। सर्कुलेशन क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। किसी भी मीडियम की हेल्प से क्या होता है, जब मटेरियल जो है वो एक बॉडी की साइड से दूसरी साइड पर, या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। ठीक है, अब मेनली अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर मीडियम, अब मैंने आपको बताया था मीडियम वाटर भी हो सकता है, और मीडियम क्या हो सकता है, आपका पैरेन्काइमल फ्लूइड भी हो सकता है। मीडियम क्या हो सकता है, सीडोसिलोमिक फ्लूइड भी हो सकता है। इसके अलावा मीडियम क्या होता है, आपका ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है, हीमोलिम्फ हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो मीडियम है, सर्कुलेटिंग मीडियम की अगर हम बात करेंगे, तो ह्यूमन की बॉडी में सर्कुलेटिंग मीडियम क्या है, ब्लड है और लिम्फ है। ठीक है, सो दैट इज,
ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ब्लड का जो ओरिजिन होता है, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन है मीजोडर्मल, ठीक है। तो ब्लड का ओरिजिन भी कैसा हो गया, मीजोडर्मल हो गया। चलिए ठीक है, ब्लड का जो स्टडी है, ब्लड के स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिमेटोलॉजी, ठीक है। ब्लड की जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। देखते हैं आप लोगों ने ब्लड कभी अगर अपना ब्लड टेस्ट कराया हो, ठीक है, तो उसके इनसाइड में हिमेटोलॉजिकल रिपोर्ट लिखा रहता है या हिमेटोलॉजी लिखा रहता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, WBC काउंट रहता है, RBC काउंट रहता है, बेसोफिल काउंट रहता है, इओसिनोफिल काउंट रहता है, लिम्फोसाइट काउंट रहता है, प्लेटलेट्स काउंट रहता है, तो ये सब, ठीक है। तो ब्लड का जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं। चलिए ठीक है, ब्लड के फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं हीमोपोएसिस। क्या बोलेंगे, हीमोपोएसिस, ठीक है। तो ब्लड की जो फॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस बोलते हैं, ठीक है। ब्लड का जो ब्रेक डाउन है, ठीक है, ब्रेक डाउन की अगर हम बात करेंगे या फिर आप लाइसिस की बात कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स प्रेजेंट होती हैं और सेल्स का क्या होता है, जनरली लाइसिस होती है, ठीक है। और लाइसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ब्लड की जो लाइसिस होती है, ब्लड का जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एंड दैट्स वन इज द साइट ऑफ हीमोपोएसिस। जो हमारा हीमोपोएसिस है, इस हीमोपोएसिस की साइट की बात करते हैं। ऐसी हमारी बॉडी में कौन कौन सी साइट हैं जहां पर क्या होता है, हीमोपोएसिस होता है, ठीक है। चलिए तो सीक्वेंस वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ब्लड की हम बात करेंगे तो सबसे पहले ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में कहां बनता है, यॉर्क सैक में बनता है। कब बनेगा, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो की अगर हम बात करेंगे, एम्ब्रियो के इनसाइड में, देखिए याद रखना एम्ब्रियो और फीटस दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो के इनसाइड में सबसे फर्स्ट सेल क्या होती है, कहां बनती है, फर्स्ट RBC कहां बनती है, यॉर्क सैक में बनती है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसके बाद में आता है, ठीक है, इसके बाद में आएगा आपका लीवर। लीवर बोल सकते हो या फिर फीटल लीवर बोल सकते हो, ठीक है। तो लीवर की अगर हम बात करेंगे तो लीवर की केस में क्या हो सकता है, फीटस, फीटस के केस में लीवर होता है, ठीक है। और आफ्टर बर्थ, जब आफ्टर बर्थ या अगर हम बात करेंगे जैसे ही बॉडी के इनसाइड में बोन मैरो की फॉर्मेशन होती है, तो सबसे मेन साइड क्या हो जाती है, वो हो जाती है आपकी बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो क्या है, बोन मैरो जो है वो मेन साइड है, दिस वन इज, ठीक है। जैसे ही क्या होगा, फीटस के इनसाइड में बोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और उन बोन्स के इनसाइड में बोन मैरो कैविटी बनेगी और वहां पर क्या होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो बोन मैरो क्या करता है, ब्लड की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। इसलिए तो कभी कभी एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि फर्स्ट RBC सिंथेसिस कहां पर होती है, तो फर्स्ट RBC सिंथेसिस जो होती है वो यॉर्क सैक में होती है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यॉर्क सैक की अगर हम बात करेंगे तो यॉर्क सैक जो है वो फर्स्ट RBC सिंथेसिस के लिए जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है, ठीक है, फर्स्ट RBC सिंथेसिस के लिए यॉर्क सैक जो है वो जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ अदर कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक जो एडल्ट होता है, उस एडल्ट के इनसाइड में 5 से लेकर 5.5 लीटर ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है। 5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम होता है। और ये फिजिकल वर्कर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, प्लेयर्स हो गए, प्लेयर्स इन द सेंस हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, उनके केस में ये क्या हो सकता है, आपका वेरी कर सकता है। तो सॉरी, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो 5.5 से एक्सीड करके 6.0, 6.5 या अप टू 7 लीटर तक भी हो सकता है, ठीक है। तो एडल्ट के इनसाइड में ब्लड वॉल्यूम कैसा रहेगा, एडल्ट के इनसाइड में जनरली ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 5.0 से लेकर 5.5 लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, चलिए कलर की बात कर लेते हैं, ओके। कलर, अब कलर जो होता है ब्लड का कैसा होता है, रेड कलर होता है, ये आपको सबको पता ही है।
अब ये जो कलर जो होता है वो क्या होता है, टू टाइप का होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं स्कारलेट रेड, पहला कलर कौन सा है, स्कारलेट रेड है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा जो है वो पर्पल रेड है, या फिर आप इसको ब्लूइश रेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्लूइश रेड या पर्पल रेड, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए स्कारलेट रेड की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा जो है तीखा टाइप का या ब्राइट टाइप का अगर रेड कलर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कारलेट रेड। स्कारलेट रेड की अगर हम बात करेंगे तो स्कारलेट रेड जो होता है वो किसका होता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इट मीन जिस ब्लड के इनसाइड में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा तो वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट दिखेगा आपको, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कारलेट रेड, ठीक है। अब पर्पलिश रेड, पर्पलिश रेड की हम बात करते हैं, अगर ब्लड के इनसाइड में क्या है, CO2 कंटेंट ज्यादा है, CO2 कंटेंट ज्यादा है तो मतलब कैसा होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कैसा होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो ब्लूइश रेड या पर्पल रेड कलर किसका होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अदर की बात कर लेते हैं, और क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, पीएच, पीएच जो होता है वो 7.4 पीएच होता है, ठीक है, और ये कैसा होगा, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, कैसा है, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच, ठीक है। तो 7.4 है और कैसा है, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच है, ठीक है। चलिए टेस्ट की भी बात कर लेते हैं, तो टेस्ट की हम बात करेंगे तो कैसा होता है, सॉल्टिस होता है थोड़ा सा, ठीक है। कभी कभी होता है ना, जैसे नाइफ से ब्लेड से अगर कट लग जाता है तो आप सीधा अपनी फिंगर्स को माउथ के इनसाइड में रखते हैं, कैसा कलर लगता है, थोड़ा सा सॉल्टिस टाइप का आता है, ठीक है। तो सॉल्टिस क्यों है, सॉल्टिस है क्योंकि ब्लड के इनसाइड में NaCl प्रेजेंट होता है, मींस सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है, सॉरी टेस्ट कैसा हो जाता है, सॉल्टिस हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट कैसा है, सॉल्टिस है। सो दैट इज द जनरल अकाउंट इन केस ऑफ द ब्लड, ओके। अच्छा, अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक कैरेक्टर में आपको बताऊंगा, क्या होता है, ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड कैसा है, ब्लड की हम बात करेंगे, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किस वजह से है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर, फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, मैंने आपको बताया ना कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू मतलब मैट्रिक्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्पेशल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ब्लड कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, किसकी वजह से है, क्योंकि फाइबर जो है यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, तो फाइबर एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, लिक्विड जो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक और चीज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आज बताने वाला हूं ब्लड के बारे में, ब्लड जो होता है हमारा, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू, स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज कॉल्ड द स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको बता रहा हूं मैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड द स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू, जब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहा था मैट्रिक्स का, तो सॉरी कनेक्टिव टिश्यू का, तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स जो होता है वो कौन सिक्रीट करता है, टिश्यू का सेलुलर पार्ट सिक्रीट करता है, ठीक है। इट मींस जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वो खुद से अपना मैट्रिक्स जो है वो सिक्रीट करती हैं, बट ब्लड के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ब्लड के केस में जो मैट्रिक्स है वो कौन सिक्रीट करता है, वो लीवर सिक्रीट करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अगर आप प्लेटलेट्स को छोड़ दीजिए, प्लेटलेट्स जो है वो क्लोटिंग फैक्टर्स रिलीज करती हैं, उसके अलावा ना तो WBC कुछ रिलीज करती है, ना ही RBC कुछ रिलीज करती है, तो इट मींस WBC, RBC और प्लेटलेट्स जो हैं, जो मेन सेलुलर पार्ट है किसका, ब्लड का,
उसका मैट्रिक्स सिक्रीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है या मेजर रोल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ मैट्रिक्स बाय लीवर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ सेल्स, ठीक है। जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मैट्रिक्स सिक्रीट नहीं करती हैं। मैट्रिक्स सिक्रीट कौन करता है, मैट्रिक्स जो है वो लीवर सिक्रीट करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अंडरस्टैंड? सो दैट इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लड। नाउ अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, ब्लड के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए ब्लड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड इज मेनली मेड अप फ्रॉम द टू पार्ट, ठीक है। टू पार्ट से ब्लड जो होता है वो मेड अप होता है। फर्स्ट वन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा और सेकंड वन को हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है प्लाज्मा है, सेकंड पार्ट जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 45% होते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट की हम बात करेंगे, इट्स ऑल्सो नोन एज द सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का सेलुलर पार्ट है, ठीक है। मैट्रिक्स प्लाज्मा जो है, कनेक्टिव टिश्यू की लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो प्लाज्मा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरी चीज, ब्लड के इनसाइड में फाइबर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो मैट्रिक्स प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, सेलुलर पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए सेलुलर पार्ट की हम बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, सेलुलर पार्ट के इनसाइड में 3 टाइप की सेल्स होती है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको 2 टाइप की सेल्स मिलेगी। अगर 2 टाइप की सेल्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेल्स को कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, सेकंड सेल्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको 3 मिलेंगी, ठीक है। अगर 3 मिलेंगी तो फर्स्ट वन को बोलेंगे आरबीसीज, सेकंड वन को बोलेंगे डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज इज आल्सो नोन एज द ल्यूकोसाइट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज आल्सो नोन एज द थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो थर्ड वन जो है वो थ्रोम्बोसाइट हो गई एंड थ्रोम्बोसाइट इज आल्सो नोन एज द ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, सो ब्लड प्लेटलेट्स, तो ब्लड प्लेटलेट्स हो गए, दैट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए, तो आरबीसी हो गई, तो आरबीसी सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। अब बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। डब्ल्यूबीसी इज 2 टाइप, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ए ग्रेनुलोसाइट, फर्स्ट वन इज ए ग्रेनुलोसाइट एंड सेकंड वन इज ग्रेनुलोसाइट। ओके, तो फर्स्ट वन इज a granulocyte and second one is granulocyte. ओके, सो कहीं अब देखिए क्या होता है कि आरबीसी जो होती है वो तो रेड कलर की होती है। तो अंडर द माइक्रोस्कोप अगर हम बात करेंगे आरबीसी को देखने के लिए इनको स्टेन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं, तो इसलिए इनको क्या करना होता है, इनको जो है वो स्टेन करना पड़ता है, ठीक है। तो आफ्टर द स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद में जब हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट आपको 2 टाइप की सेल्स जो है वो अपीयर होंगी। ग्रेनुलोसाइट जिनके इनसाइड में क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट जिनके इनसाइड में जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्रेनुलर अपीयरेंस प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्रेनुलर अपीयरेंस जो होता है वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, उनको हम लोग बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो ए ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो मेनली 2 टाइप की होती है। ओके, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मोनोसाइट,
फर्स्ट वन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसाइट बोलते हैं। सेकंड वन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड वन को हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो क्या होती है, 3 टाइप की होती है, ठीक है, क्योंकि इसके इनसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई ग्रेनुलोसाइट इज आल्सो नोन एज द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो दैट्स वन इज। चलिए अब हम बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो इसके इनसाइड में आती है न्यूट्रोफिल्स, ओके। सेकंड वन इज इओसिनोफिल्स and third one is basophils, okay. So neutrophils, eosinophils and basophils, these are the 3 types of granulocyte. Now that is the lymphocyte is also the 2 type. lymphocyte भी क्या होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले होती है बी लिम्फोसाइट, ओके। और सेकंड वन जो होती है वो क्या होती है, टी लिम्फोसाइट होती है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये जो होती है 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड द बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो के इनसाइड में होता है। अब अगर लिम्फोसाइट की हम बात करेंगे, जो प्री मैच्योर लिम्फोसाइट हैं, अगर उनका मैच्योरेशन बोन मैरो के इनसाइड में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। और अगर प्री मैच्योर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस के इनसाइड में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट इज आल्सो द 2 टाइप। बी लिम्फोसाइट भी क्या होती है, 2 टाइप की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा सेल और एक को हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल। तो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब आप लोग ने इम्यूनोलॉजी में डिस्कस किया होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे ही कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो मैक्रोफाज उसको सबसे पहले इंगल्फ करती है, ठीक है। जैसे ही मैक्रोफाज इंगल्फ करेगी तो मैक्रोफाज उसको डाइजेस्ट करेगी, ठीक है। और डाइजेस्ट करने के बाद में मैक्रोफाज जो होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो स्टिमुलेट करती है टी सेल को, टी हेल्पर सेल को, और टी हेल्पर सेल फिर स्टिमुलेट करती है बी सेल को, ठीक है। और बी सेल फिर क्या होगी, आपके डिफरेंशिएट होगी किसके इनसाइड में, प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में। और ये प्लाज्मा सेल जो है वो क्या करती है, आपका एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है, ठीक है। लास्ट टाइम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया था प्लाज्मा सेल होती है, ये वही प्लाज्मा सेल है जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है, ओके। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट भी क्या होती है, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है समझ लीजिए। एक को हम लोग बोलते हैं टी हेल्पर सेल, एक को हम लोग बोलते हैं टीसी सेल और एक को हम लोग बोलते हैं टी सप्रेसर सेल, ठीक है। टी हेल्पर सेल अभी मैंने आपको बताया, टी हेल्पर सेल क्या करती है, बी लिम्फोसाइट की हेल्प करेगी, किस लिए कि बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। टीसी सेल जो होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और ये फैगोसाइटोटिक नेचर की होती है। टीएस सेल जो होती है वो इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द टी सप्रेसर सेल, ओके। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म एलिमेंट और सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड। नाउ अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन पार्ट की। नेक्स्ट वन पार्ट की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा की। तो देखिए प्लाज्मा के इनसाइड में क्या क्या होता है। Now the next one is plasma. प्लाज्मा की बात करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा क्या है, दैट्स वन इज मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, या फिर आप इसको जो है ग्राउंड सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ ब्लड, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्लड का ग्राउंड सब्सटेंसेस हो गया या ग्राउंड मटेरियल हो गया, ठीक है। इसके कलर की अगर हम बात करेंगे तो पेल स्ट्रॉ
इन कलर, ठीक है, थोड़ा सा येलोइश कलर का प्रेजेंट होता है या स्ट्रॉ कलर का होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेल स्ट्रॉ इन कलर, ठीक है। कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। देखिए कॉम्पोजिशन में क्या क्या है, ठीक है। 90 से लेकर 92% जो होता है वो इसके इनसाइड में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। 90 से लेकर 92% तक क्या होगा, वाटर होता है। 6 से लेकर 8% जो होती है वो क्या होती है, इसके इनसाइड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ओके, अंडरस्टैंड। 1 to 2% जो होते हैं वो क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, अदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। कौन कौन सा होता है अभी बात करेंगे, ठीक है। और नियर अबाउटली 1% जो होते हैं वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट होता है या इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। दैट्स ठीक है। तो 90 से लेकर 92% क्या है, वाटर है। 6 to 8% क्या है, प्रोटीन है। 1 to 2% क्या है, अदर ऑर्गेनिक मटेरियल है। कौन कौन से हैं अभी बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 1% जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, प्रोटीन वाले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी प्रोटीन जो है वो ब्लड के इनसाइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन की हम बात करेंगे, सबसे पहले प्रोटीन आती है आपका एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन, ओके। तो ब्लड के इनसाइड में क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एल्बुमिन प्रोटीन का काम क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है। अब देखिए किसका इसका ट्रांसपोर्ट करेगी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो किसका ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है कैल्शियम का, ठीक है। एल्बुमिन प्रोटीन किसका ट्रांसपोर्ट करती है, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट करती है। थायराइड्स का, थायराइड हार्मोन, थायराइड्स का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट करती है, ओके, फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट करती है। एंड अदर वन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है और वो है कि आपके ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। एल्बुमिन प्रोटीन की हम बात करेंगे, हाई मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ग्लोबुलिन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो 3 टाइप की होती है, एक हो गई अल्फा, एक हो गई बीटा और एक हो गई गामा, ठीक है। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। अल्फा ग्लोबुलिन जो है वो जनरली कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। अल्फा की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा जो बाइल पिगमेंट है, याद रखिएगा बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। बीटा की अगर हम बात करेंगे तो बीटा जो है वो आयरन का ट्रांसपोर्ट करती है। बीटा की अगर हम बात करेंगे किसका करती है, आयरन का ट्रांसपोर्ट करती है। और साथ में क्या करती है आपका कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन का भी ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। बीटा कैरोटीन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो कैरोटीन का भी ट्रांसफर करती है, सॉरी ट्रांसपोर्ट करती है। और गामा की अगर हम बात करेंगे तो गामा जो है वो आपके डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाई, द गामा ग्लोबुलिन इज आल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन बोल सकते हो या फिर आप इसको एंटीबॉडी बोल सकते हो, ठीक है। तो ग्लोबुलिन जो है मेनली अगर हम बात करेंगे 3 पार्ट की होती है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा जो है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करेगी किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, बाइल पिगमेंट्स का, ठीक है। बीटा जो है वो किसका ट्रांसपोर्ट करती है, आयरन का ट्रांसपोर्ट करती है, कैरोटीन का ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करती है। गामा की अगर हम बात करेंगे तो गामा जो है वो डिफेंस की अगर हम बात करेंगे
तो डिफेंस प्रोटीन है, ठीक है, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो अदर वन प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं, तो अदर वन प्रोटीन जो है वो क्या है, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स है। क्लॉटिंग फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, फिब्रिनोजन आ जाती है। फिब्रिनोजन के बाद में क्या होगी, एक जो है प्रोथ्रोम्बिन आ जाती है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन आ जाती है, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। इसके अलावा एक और प्रोटीन है एंड दैट्स वन इज द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी क्या करती हैं, आपके इम्यूनिटी के इनसाइड में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी के इनसाइड में, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्ले होता है। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोटीन विच इज फाउंड इनसाइड द प्रोटीन पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ये जो ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस ऑर्गेनिक पार्ट के इनसाइड में क्या क्या हो सकता है। देखिए, इस ऑर्गेनिक पार्ट के इनसाइड में अमाइनो एसिड होते हैं, इस ऑर्गेनिक पार्ट के इनसाइड में फ्रक्टोज होता है, ओके, अमाइनो एसिड होते हैं, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जस्ट लाइक यूरिया ईटीसी, यूरिया, यूरिक एसिड ईटीसी। तो ये किसके इनसाइड में आ जाएंगे, 1 to 2% वाला जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके इनसाइड में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन इज एंड दैट इज द इनऑर्गेनिक पार्ट। तो मैंने कितना बताया था आपको, 1% इनऑर्गेनिक पार्ट बताया था, ठीक है। तो 1% इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो 1% इनऑर्गेनिक पार्ट जो है उसके इनसाइड में क्या क्या है, 1% इनऑर्गेनिक पार्ट के इनसाइड में सोडियम आयन आते हैं, इसके इनसाइड में क्लोराइड आयन आते हैं, इसके इनसाइड में पोटेशियम आयन आता है, Ca2+ आता है, Mn2+ आता है, Mg2+ आता है, ठीक है, etc। या फॉस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, किसके इनसाइड में प्रेजेंट रहेंगे, 1% इनऑर्गेनिक पार्ट के इनसाइड में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्या है, 90 से लेकर 92% वाटर है, ठीक है। इसके बाद में 6 to 8% क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी है, एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजन होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन दोनों क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है और वो होती है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनिक पार्ट की अगर हम बात करेंगे जो 1 to 2% होता है उसके इनसाइड में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, ठीक है, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, यूरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 1% इनऑर्गेनिक पार्ट जिसके इनसाइड में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मिनरल्स एंड आयंस, ठीक है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ईटीसी। तो ये सारे के सारे जो है वो प्लाज्मा के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सीरम, व्हाट इज सीरम, या फिर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीरम एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा और सीरम के इनसाइड में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन के बाद को अगर हम प्लाज्मा से आउट कर दें तो उसके बाद में जो प्लाज्मा का रिमेन बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन प्रोटीन कॉल्ड सीरम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीरम, ठीक है। दैट इज सीरम जो की हम बात करेंगे तो सीरम के इनसाइड में अब मेनली क्या है, देखिए आप फिब्रिनोजन प्रोटीन तो मेन थी वो बाहर हो गई, अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर बचा है अब ब्लड के इनसाइड में या प्लाज्मा के इनसाइड में वो होता है हमारा ये गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, जिसके इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है या फिर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है।
अब ये जो सीरम जो होता है, इस सीरम को हम लोग क्या करते हैं, इस सीरम को यूज करते हैं, यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट के इनसाइड में हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरम से जो टेस्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। जनरली किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए या किसी भी पैथोजन को डायग्नोस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी बॉडी के इनसाइड में कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई एंटीजन एंटर किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। हमारी बॉडी जो है वो एंटीजन के अगेंस्ट में क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। अब वो एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है या सीरम के इनसाइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम आउटसाइड में क्या करते हैं, हम उस एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, या उनका क्रॉस करवाते हैं। अब अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो इट मींस क्या हो गया, टेस्ट जो है पॉजिटिव हो गया। ठीक है, वहां पर अगर, और दूसरी चीज, अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं हुई, इट मींस क्या हुआ, टेस्ट नहीं हुआ। तो आप उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट के इनसाइड में वो पैथोजन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट, या अगर मैं आपको बात करूं कोई भी सीरोलॉजिकल टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे आजकल सबसे ट्रेंड जो टेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो ट्रेंडिंग टेस्ट है वो है हमारा इलाइजा। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके इनसाइड में, बायोटेक्नोलॉजी के इनसाइड में पढ़ा होगा। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो इलाइजा, इलाइजा की अगर हम बात करेंगे तो इलाइजा बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जिसके इनसाइड में आप क्या यूज करते हैं, सीरम यूज करते हैं। ओके, सो दैट इज। इसके अलावा कुछ अदर की अगर हम बात करेंगे तो अदर पीएच, अगेन जैसे ब्लड का पीएच होता है वो क्या होगा, वही प्लाज्मा का पीएच होता है 7.4। ठीक है, टेस्ट सॉल्टिस होता है। सो दैट इज द अदर जनरल अकाउंट इन केस ऑफ द प्लाज्मा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज, एंड दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरबीसी की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे WBC की, then the platelets. Okay, so now the next one is चलिए, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ओके, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है आपका, सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की अगर हम बात करेंगे तो आरबीसी इज आल्सो नोन एज द, फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स हम लोग बोलेंगे। तो आरबीसी की हम बात करेंगे तो आरबीसी या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और एरिथ्रोसाइट। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला है, यहां पर रेड बोला है, रेड। ठीक है, तो रेड की हम बात करेंगे तो यहां पर जो सेल्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर प्रेजेंट होता है। सेल्स का कलर कैसा है, रेड कलर प्रेजेंट होता है। और ये जो रेड कलर है वो किसकी वजह से है, दैट इज अ रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंस ऑन वॉल ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी की वॉल पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कलर कैसा होता है, रेड होता है। क्योंकि इस हीमोग्लोबिन के इनसाइड में देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन की हम बात करेंगे, ठीक है, तो इस हीमोग्लोबिन के इनसाइड में क्या होता है, एक पार्ट जो होता है वो हीम होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, ग्लोबिन होता है। ठीक है,
हीम जो होता है वो क्या होता है आपका 5% होता है, ग्लोबिन जो होती है वो कितनी होती है 95% होती है। और हीम की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसका कलर कैसा होता है रेड होता है। तो हीम क्या है, एंड दैट्स वन इज आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट। तो आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट है, इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, हीम बोल रहे हैं। और यही जो रेड कलर है वो क्या करता है आपका आरबीसी की वॉल पर क्या होगा अपीयर होगा, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर कैसा हो जाता है रेड कलर हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज। चलिए अब देखिए आरबीसी की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, आरबीसी की सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। तो आरबीसी की जो सिंथेसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं साइट। ठीक है, साइट कौन सी होती है, साइट जो होती है वो क्या होती है बोन मैरो होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था साइट क्या हो सकती है, जरूरत पड़ने पर आपकी बॉडी का स्प्लीन भी क्या कर सकता है आरबीसी की सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, स्प्लीन, जरूरत पड़ने पर लीवर, जनरली अगर हम बात करेंगे जैसे फीटस का जो लीवर होता है वो ऑलरेडी आरबीसी की सिंथेसिस करता ही है। ठीक है, एंड यॉर्क सैक, दैट इज, सो दीज आर द साइट। ओके, तो ये एरिथ्रोपोइसिस क्या हो गई आपकी साइट हो गई। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो फर्स्ट आरबीसी होती है, फर्स्ट आरबीसी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द यॉर्क सैक, जो हमारी बॉडी के इनसाइड में फर्स्ट टाइम आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है वो किसके इनसाइड में होती है, यॉर्क सैक के इनसाइड में होती है। वेरियस स्टेट लेवल के जो एग्जाम है या स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके इनसाइड में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वन की हम लोग बात करते हैं लाइसिस। आरबीसी की जो लाइसिस होती है या आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोलाइसिस, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेल काउंट। सेल काउंट, ओके, सेल काउंट की हम बात करेंगे या फिर जो हमारा ब्लड जो होता है, ब्लड के इनसाइड में कितनी आरबीसी जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो सेल काउंट की हम बात करेंगे 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। ठीक है, तो एक जो एडल्ट होता है, एडल्ट पर्सन जो होता है, ठीक है, तो उनके इनसाइड में जो सेल काउंट होता है वो क्या होता है 5.0 से लेकर 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। दूसरी चीज, कुछ सर्टेन कंडीशन में ये जो आरबीसी काउंट है वो इंक्रीज भी हो सकता है। आरबीसी काउंट इंक्रीज कब होगा, सर्टेन कंडीशन क्या है, जैसे फीटस के इनसाइड में ज्यादा होगा। ठीक है, जब आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे तो वहां पर क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल जो होता है कम होता है, तो वहां भी क्या होगा हमारी बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो उतनी ही रहती है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। तो उस सप्लाई को कंपनसेट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा आरबीसी को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगी। तो उस सिचुएशन में आरबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के इनसाइड में भी क्या होता है आरबीसी काउंट जो होता है वो स्लाइटली हायर होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल काउंट। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये हो जाएगा सेल काउंट के केस में। चलिए शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के शेप की बात कर लेते हैं। तो आरबीसी कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। ठीक है, बाइकॉनकेव होंगी। ठीक है, वाइल, ठीक है, बाइकॉनकेव इन केस ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स के केस में क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं उनके केस में क्या होता है आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। वाइल जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं, अदर वर्टिब्रेट्स की मैं अगर बात करता हूं तो अदर वर्टिब्रेट्स के केस में कैसी होती है, शेप जो होती है वो बाइकॉन्वेक्स होती है। अंडरस्टैंड? ठीक है,
तो क्या हुआ, आरबीसी जो होती है बाइकॉन्केव होती है। अदर के केस में अगर हम बात करेंगे, अदर जैसे पाइसिस हो गया, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एप्स हो गए, इनके केस में कैसी होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन के केस में की अगर हम बात करेंगे तो सर्कुलर होती है। अगर ह्यूमंस की हम लोग बात करेंगे तो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। ठीक है, सर्कुलर, बट इन केस ऑफ कैमल, कैमल हो गया और उसका एक छोटा भाई है लामा। ठीक है, कैमल और लामा। तो लामा के केस में क्या होता है कि यहां पर जो शेप होती है वो कैसी होती है, ओवल शेप होती है। ठीक है, इन केस ऑफ कैमल एंड लामा, लामा के केस में कैसी होगी, ओवल शेप्ड होगी। इसके अलावा न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं यू न्यूक्लिएटेड, तो यू न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, अच्छा, अदर वर्टिब्रेट्स के केस में कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। ये ठीक है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, न्यूक्लिएट की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस एब्सेंट होने से क्या होता है कि जो आरबीसीज होती हैं उनके इनसाइड में क्या होगा, हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या हो सकता है, ज्यादा होता है। ठीक है, सो दैट्स मींस, तो ये रहेगा हमारा शेप एंड साइज की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, इसको हम लोग बोलते हैं डोनेंस, डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, डोनेंस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आरबीसी की, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डोनेंस मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और ये जो डोनेंस मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, हाईली परमिएबल फॉर, हाईली परमिएबल फॉर एनाइंस। ठीक है, एनाइंस के लिए क्या होता है, हाईली परमिएबल होती है। ठीक है, एंड इम्परमिएबल फॉर कैटायंस। एनाइंस की हम बात करेंगे तो एनाइंस लाइक क्लोराइड आयन के लिए या फिर बाइकार्बोनेट आयंस के लिए क्या होती है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बहुत ज्यादा हाईली परमिएबल होती है। ठीक है, और कैटायंस के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होती है। मतलब आरबीसी के इनसाइड में आपका कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन इन और आउट हो सकता है, सॉरी क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन ही इन और आउट हो सकता है। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो ना तो इन हो सकता है ना ही वो आउट हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज इन केस ऑफ द आरबीसी। ठीक है, चलिए अब आरबीसी की बात करते हैं। तो आरबीसी के केस में कुछ डिसऑर्डर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आरबीसी की अगर हम बात करेंगे तो कुछ डिसऑर्डर की हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ एबनॉर्मलिटीज जो है वो आरबीसी से रिलेटेड होती हैं, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो अब एक चीज नॉर्मली आप समझ लीजिए कि जब भी आरबीसी का हीमोलाइसिस होगा, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल हीमोलाइसिस हो चाहे वो एक्सेसिव हीमोलाइसिस हो, अब अगर आरबीसी का क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है, तो एक सिचुएशन जो होती है वो डेवलप्ड होती है। देखिए अगर नॉर्मल हीमोलाइसिस होगा तब तो कोई बात ही नहीं क्योंकि नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा अगर हीमोलाइसिस होता है तो सबसे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमारी बॉडी के इनसाइड में डेवलप होती है एंड दैट्स वन इज द जॉन्डिस। अंडरस्टैंड? तो पहले आप लोग समझ लीजिए, देखिए क्या होता है। तो एबनॉर्मलिटीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीमोलाइसिस। थोड़ा सा हीमोलाइसिस को आप लोग समझ लीजिए, हीमोलाइसिस। ठीक है, देखिए हीमोलाइसिस क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है हमारा एंड दैट्स वन इज ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। अब ये जो आरबीसी का जो ब्रेक डाउन है वो वेरियस पर्पस के, सॉरी वेरियस फैक्टर इसके लिए क्या हो सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। या तो उसकी एज कंप्लीट हो गई है, ओल्ड एज हो गई है, या फिर वो सिकल सेल हो गई है, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करेंगे उस पर क्या हो गया है आपका प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का अटैक हो गया है, या इसके अलावा कोई और अदर पैथोजन जो है वो आरबीसी पर अगर अटैक कर रहा है, तो वो सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसके लिए,
ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी के लिए। ठीक है, जब भी आरबीसी ब्रेक डाउन होगी तो समझ लीजिए क्या रिलीज होगा, तब रिलीज होगा आपका हीमोग्लोबिन। क्या रिलीज होगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? स्प्लीन। देखिए जनरली क्या होता है, अगर नॉर्मल क्या है आपका, अगर नॉर्मल हीमोलाइसिस हो रही है तो वो नॉर्मली क्या होगा, कहां पर प्रेजेंट होती है? वो नॉर्मल हीमोलाइसिस जो होती है वो स्प्लीन के इनसाइड में ही होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो नॉर्मल हीमोलाइसिस कहां पर हो रही है? नॉर्मल हीमोलाइसिस जो है वो स्प्लीन के इनसाइड में हो रही है। ठीक है, अब जैसे ही हीमोग्लोबिन रिलीज होगा तो ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? डिफरेंशिएट होगा किसके इनसाइड में? ये डिफरेंशिएट होगा हीम के इनसाइड में और ग्लोबिन के इनसाइड में। तो हीम और ये क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हीम की अगर हम बात करेंगे तो ये हीम जो है वो 2 पार्ट में जो है डिवाइड होता है। ओके, तो हीम जब लीवर के इनसाइड में पहुंचता है तो लीवर क्या करता है? उसको डिफरेंशिएट कर देता है किसके इनसाइड में? आयरन के इनसाइड में। तो आयरन क्या हो गया? सेपरेट हो गया। और ये आयरन जो होता है वो क्या करता है आपका? बीटा ग्लोबुलिन से जाके बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की या कॉन्जुगेट प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेरिन प्रोटीन। तो हमारी बॉडी के इनसाइड में जो आयरन है वो ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में? ट्रांसफेरिन प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, याद रखना, कभी गलती से आप लोग हीमोग्लोबिन पर टिक मत कर देना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जोश में हम लोग होश खो देते हैं। तो आपसे पूछा कि आयरन ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ब्लड, सॉरी ऑप्शन दिया हुआ है आरबीसी या फिर ऑप्शन दिया हुआ है हीमोग्लोबिन। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, तो आयरन कंटेनिंग। तो आप लोग क्या करेंगे? तुरंत एक्साइटमेंट में आके उस हीमोग्लोबिन पर टिक कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ना कि आयरन को। ठीक है, तो जब भी आयरन ट्रांसपोर्ट की बात होगी तो वो ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे तो ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो हीमो आयरन है, इस आयरन के साथ में क्या होता है आपका? ग्लोबुलिन प्रोटीन आती है। कौन सी वाली? बीटा वाली। तो बीटा ग्लोबुलिन आएगी और बीटा ग्लोबुलिन आने के बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफेरिन प्रोटीन में, और ब्लड में आयरन ट्रांसफेरिन प्रोटीन की फॉर्म में सर्कुलेट होगा। ठीक है, अब लीवर देखिए क्या करता है। लीवर जो है अब हीम को क्या कर रहा है? डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये डाइजेस्ट अगर कैसा हो? इनकम्प्लीट हो। मेटाबॉलिज्म कैसा है? डाइजेशन कैसा है? अगर इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो इनकम्प्लीट होने पर फॉर्मेशन होती है ब्लूरुबिन की, फॉर्मेशन होती है बिलीवर्डिन की। तो ब्लूरुबिन और बिलीवर्डिन, ब्लूरुबिन और बिलीवर्डिन किससे बन रहे हैं? हीम से बन रहे हैं। ठीक है, और अगर क्या होगा कि इनका मेटाबॉलिज्म अगर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, अगर इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म होता है, इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म अगर होगा, ठीक है, तो ब्लूरुबिन की फॉर्मेशन होगी, और अगर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, तो फॉर्मेशन होती है यूरोक्रोम की। दैट्स ओके। तो एक्सेस ब्लूरुबिन या बिलीवर्डिन जो होते हैं, अब देखिए क्या होता है। एक्सेस ब्लूरुबिन की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ब्लूरुबिन तो जो होता है आपका चला जाता है कहां पर? कुछ ब्लूरुबिन जो है वो चला गया आपके बाइल में, ठीक है, और जाके स्टोर हो गया कहां पर? बाइल, गॉल ब्लैडर के इनसाइड में। अब ये जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? आपकी जो फैट है, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कुछ बाइल, सॉरी, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करते हैं, फैट के एब्जॉर्प्शन में बॉइल सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब ये क्या हुआ? जो इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म हो रहा है हीम का, तो क्या बना? बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन। ठीक है, तो अब ये बेस्ड है। ओके, तो अब इसको बॉडी के बाहर जाना है, तो ये कुछ बिलिरुबिन जो होता है वो बाइल में चला जाएगा, और बाइल का जाता है आपके फूड में जाके मिक्सअप होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू क्या हो जाएगा? ये बाहर चला जाएगा।
अब इसके अलावा कुछ ब्लूबिन जो होता है वो कंप्लीटली मेटाबोलाइज हो जाएगा और मेटाबोलाइज होने के बाद में यूरोक्रोम में कन्वर्ट हो जाएगा। और किडनी क्या करती है, यूरोक्रोम को फिल्टर करेगी और फिल्टर करने के बाद में उसको यूरिन के थ्रू पास आउट कर देती है। इसीलिए यूरिन के इनसाइड में क्या होता है, यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड, हीमोलाइसिस। ओके, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो मेरा जो मेन मोटिव है, मेन कंसर्न है कि मैं जो आपको हीमोलाइसिस बता रहा हूं उसका मेन कंसर्न ये है, दैट्स वन इज दिस, दीज आर द बाइल पिगमेंट। ठीक है, अब अगर ये हीमोलाइसिस एक्सेसिव हो जाए तो ये क्या होगा कि इनका जो ब्लूबिन है, ब्लूबिन के केस में ब्लड लेवल जो हो जाएगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ब्लड के इनसाइड में ब्लूबिन, बिलीवर्डिन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब भी लेवल इंक्रीज होगा तो आपको एक सिम्टम्स आएगा एंड दैट वन इज जॉन्डिस। क्या आएगा, जॉन्डिस, दैट इज। ठीक है, याद रखना जॉन्डिस कोई डिजीज नहीं है, इट जस्ट अ सिम्टम्स, इट जस्ट अ कंडीशन जिसमें क्या होता है, आपकी जो बॉडी है उसका जो अपीयरेंस है, आपकी बॉडी का जो स्किन है उसका अपीयरेंस कहता है कैसा होता है, येलोइश कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन, क्योंकि ब्लड में ब्लूबिन का लेवल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब एक और चीज, येलो कलर, मैंने आपको बताया कि येलो कलर, याद रखना येलो कलर जो है वो जॉन्डिस का कोई प्रॉपर या कंफर्मेटिव सिम्टम्स नहीं है। वो सारे पर्सन्स का जो फेयर होता है, इसका सॉरी जो स्किन का जो कलर होता है वो बहुत ज्यादा फेयर होता है, येलोइश होता है। तो ये मत समझ लेना कि उसको क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया, नहीं, किसी को बोलेंगे तो पकड़ के मारेगा आपको। ठीक है, अब तो अगर आपको जॉन्डिस की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको एक एक्यूरेट सिम्टम बताता हूं, जो फिजिकल सिम्टम है जिसके बेसिस पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको जॉन्डिस हुआ है। ठीक है, या उसको एनीमिया हुआ है। ओके, अगर मेनली अगर हम बात करेंगे हमारा ये जो नेल्स है, देखिए नेल्स की अगर हम बात करेंगे तो आप अगर देखेंगे तो आपके जो नेल है वो स्लाइटली पिंकिश कलर के हैं। ठीक है, अब ये पिंकिश कलर जो है वो अगर येलोइश कलर में टर्न होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए जॉन्डिस है। ओके, इसके अलावा जो हमारी आईज का जो स्क्लेरा वाला जो पोर्शन है वो स्क्लेरा भी अगर किसमें कन्वर्ट हो जाए, व्हाइट से अगर येलोइश कलर में टर्न होना स्टार्ट हो जाए एंड दैट इज द अनदर कंफर्मेटिव सिम्टम ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा जॉन्डिस का एक और सिम्टम है कि यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो होता है। वो एक्यूरेट सिम्टम नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में भी जब आप पूरे दिन भर अगर पानी नहीं पिएंगे तो उस सिचुएशन में भी क्या हो सकता है, आपका जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड आएगा और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का कलर भी कैसा होता है, येलो होता है। सो दैट इज नॉट अ कंफर्मेटिव सिम्टम्स। ओके, स्किन का कलर मैंने आपको बता ही दिया, वो भी कंफर्मेटिव सिम्टम्स नहीं। ओके, अंडरस्टैंड। सो दैट इज in case of the hemolysis of RBC. Okay, I hope all of you understand that. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, कुछ एबनॉर्मलिटीज की बात कर लेते हैं। एबनॉर्मलिटीज ऑफ आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज की हम बात करेंगे, देखिए क्या होता है, लो सेल काउंट। ठीक है, सेल काउंट अगर क्या हो जाता है, लो हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जनरली अगर एक नॉर्मल टर्म की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एनीमिया। ठीक है, अगर ब्लड के इनसाइड में क्या होता है, आरबीसी काउंट जो होता है वो कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। और इसका एक टेक्निकल टर्म जो है वो क्या है आपका, दिस वन इज इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ओके, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इंक्रीज्ड सेल शेप, अगर सेल की शेप जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और इसके लिए एक और हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं और वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, सेल की शेप इंक्रीज हो रही है,
ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के इनसाइड में सेल काउंट कम हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो बॉडी के इनसाइड में जो रिमेनिंग आरबीसीज होती हैं उन पर थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा होगा। जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो क्या होता है, उनकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक फैक्टर भी है। अगर हमारी बॉडी के इनसाइड में क्या हो जाए, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12, अगर B12 का लैक हो जाए, B12 का डेफिशिएंसी हो जाए तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और अगर क्या होता है वो स्पेसिफिक B12 की वजह से हो रहा है तो उस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को हम लोग पर्नीशियस एनीमिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया एक ही बात है। बस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या बोल रहे हैं, जब सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर उसमें से एक फैक्टर ये है कि अगर वो सेल का साइज विटामिन B12 की वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, एक होता है एक्सेसिव हीमोलाइसिस। अगर एक्सेसिव हीमोलाइसिस है, ठीक है, तो एक्सेसिव हीमोलाइसिस अगर हो रही है तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये जो हीमोलाइटिक एनीमिया की हम बात करेंगे, एक्सेसिव हीमोलाइसिस जो है वो आपका जो है 2 फैक्टर की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो पहला फैक्टर हो सकता है कि आपका पहला फैक्टर है मलेरिया। पहला फैक्टर क्या है, मलेरिया, कि हमारी बॉडी के इनसाइड में प्लाज्मोडियम बाइवेक्स जो है वो एंटर कर गया है और एंटर करने के बाद में वो क्या कर रहा है, आरबीसीज की हीमोलाइसिस के रेट को फास्ट कर दिया है उसने, तो उसको हम लोग बोलेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, फाइनली दैट्स अगर सीवीए कंडीशन में टर्न हो जाता है तो हीमोलाइटिक एनीमिया मैंने आपको बताया था किसके इनसाइड में जो है लीड करेगा, वो जॉन्डिस के इनसाइड में लीड करेगा। इसके अलावा एक और होता है एंड दैट्स वन इज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया ये हो गया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के इनसाइड में जो बीटा चेन होती है उस बीटा चेन का ग्लूटामिक एसिड जो होता है, ग्लूटामेट किससे रिप्लेस हो जाता है, वेलाइन से रिप्लेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेल की जो आरबीसी की जो शेप है वो थोड़ी सी कैसी हो जाती है, सिकल्ड हो जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ओके, so that is all about in case of the RBC. Okay.